अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, दो अहम इजलास, दो अहम बैठकें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, लेकिन इन बैठकों में बज़ाहिर हुकूमत को एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अचानक हुकूमत जुडिशल कमीशन इजलास से क्यों पीछे हट गई, क्यों इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका, कौन सा ऐसा डर खौफ था जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत पीछे हटने पर मजबूर हुई। और साथ ही आपको बताएंगे कि वो क्या वजह बनी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल अचानक इजलास छोड़कर चले गए, और ना ही पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन इस अहम इजलास में शरीक हुए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे, और बताएंगे कि क्या वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जेली डिग्री वाला मामला भी आज जुडिशल काउंसिल की जानिब से निपटा दिया गया है। ये खबरें चल रही हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जेली डिग्री से मुतल्लिक जो मामला जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया था, आज जो 10 शिकायत निपटाई गई हैं उसमें जस्टिस जहांगीरी का मुकदमा भी शामिल था। क्या इसमें हकीकत है, क्या इसमें झूठ है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि जुडिशल कमीशन इजलास में शिबली फराज ने खुद को दहशतगर्द क्यों कहा, और फिर इस पर जुडिशल कमीशन की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया। ये सारी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि मैंने जो गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको जुडिशल कमीशन ऑफ जो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई थी उसके हवाले से मैंने आपको कुछ इंदिया दिया था, और मैंने आपको कहा था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से आप उम्मीद ना रखें। और मैंने आपको चंद रोज़ पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की कार्रवाई के बारे में जब ये नोटिस लिया गया था, तो उसमें जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा था और बेंच से अलग हो गए थे। वो इख्तलाफी नोट की तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की थी, और मैंने कहा था कि इस इख्तलाफी नोट से हम ये वाज़े तौर पर एक ओपिनियन बना सकते हैं, एक राय कायम कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कभी भी शायद इस्टेब्लिशमेंट या हसास इदारों की मदाखलत के आगे कोई ऐसा फुल स्टॉप लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कोई हतमी कार्रवाई नहीं करेंगे। इब्तदाई तौर पर जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे तो हमने आपको ये भी कहा था कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदलिया की जानिब से कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन गुज़श्ता 2-3 रोज से जो कुछ हम देख रहे हैं, और जब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का वो ख़त जो उन्होंने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा, और फिर 4 अक्टूबर को भी इस हवाले से दोनों जजेस का खत और उस कमेटी के मीटिंग मिनट्स और ये सारी तफसीलात सामने आई थी, तो उसके बाद फिर हम ये जो है वो राय तब्दील करने पर मजबूर हुए कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से किसी किस्म की बेहतरी की उम्मीद रखना ही दर हकीकत फजूल है। और अब ये राय पक्की हो रही है, पुख्ता हो रही है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अदालती अमूर के अंदर हसास इदारों की मदाखलत के हवाले से भी कोई ठोस काम नहीं करेंगे। जो जिम्मेदार हैं उनको भी कानून के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, और जो शिकायत जजेस की जानिब से मौसूल हो चुकी हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसकी वजह जो है वो कुछ यूं है कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में जो आज इजलास हुआ, उस इजलास की कार्रवाई से जो तफसीलात अब तक हमारे पास पहुंची हैं उसके मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम करने का फैसला किया है, और इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुशावरत करने का और इस मुशावरती अमल को मजीद तोसी देने का फैसला किया गया है। तोसी देने का मतलब यह है कि अब चूंकि जुडिशल काउंसिल हर उस ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार रखती है जो आईन पाकिस्तान के तहत हल्फ उठाकर किसी ओहदे पर विराजमान होता है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहबान, इसके अलावा जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान हो या वफाकी मुहतसिब हो, ये वो ओहदे हैं जिन पर जिनके खिलाफ कार्रवाई जो आईनी यूं कह लें कि जो आईनी ओहदेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए ही की जाती है। तो इसलिए मुशावरत का अमल मजीद बढ़ाया जाएगा। मुमकिन तौर पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कि अगर किसी जज के ऊपर या इसी तरह के किसी और ओहदेदार के ऊपर कोई दबाव आता है, उसके अमूर के अंदर मदाखलत करने की कोशिश की जाती है, तो फिर उसका एक तरीकाकार क्या होना चाहिए। और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में भी इसी हवाले से तरमीम की जाएगी। जब ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा तमाम स्टेक होल्डर इसके ऊपर अपनी राय दे देंगे, और उस राय के बाद जो तजावीज़ सामने आएंगी उन तजावीज़ की बुनियाद पर उस ड्राफ्ट को हतमी सूरत उसकी जो है वो एक नोक पलक संवार के उसको एक हतमी शक्ल दी जाएगी, और फिर वो दोबारा जुडिशल काउंसिल इजलास में पेश किया जाएगा, और जुडिशल काउंसिल उस पर फिर अपनी हतमी राय देते हुए उसकी मंजूरी देते हुए उसको बाकायदा जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा बनाएगी। और यही बात मैंने आपको कही थी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सिर्फ जजेस कोड ऑफ कंडक्ट तक रहेंगे, जजेस के अमूर में क्या मदाखलत हुई
कि उनके घरों में कैमरे किसने लगाए, उनको हरासा किसने किया, उनके अहले खाना के जो अरकान थे उनको अगवा करके किसने नाजुक अज़ा पर बिजली के झटके लगाए, या जज मोहम्मद अब्बास के घर वालों को किसने हरासा किया, उनकी अदालत के बाहर लगे ट्रांसफार्मर पर फायरिंग करके किसने उनको पैगाम पहुंचाने की कोशिश की। इस तरह मुख्तलिफ ऐसे मामलात हैं जो हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं आप तक रिपोर्ट कर चुका हूँ। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होना चाहिए थी, बाकायदा इसमें छानबीन होना चाहिए थी, इसमें जो जिम्मेदार थे उनको कानून के कटहरे में लाया जाना था। यकीन दहानियों से कभी भी ये मामला नहीं रुकेगा। और ख़ास तौर पर कल जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस के हवाले से इजलास था, उसमें जब याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि अदालती अमूर में मदाखलत नहीं होगी, तो उसके बाद फिर अगर हमारे जहन में कोई ज़रा शुबा या कोई शक व शुबा या कोई खुशफहमी रह गई थी, तो कल इस स्टेटमेंट के बाद वो खुशफहमी भी दूर हो चुकी है कि अब पाकिस्तान की अदलिया के लिए, निज़ाम इंसाफ के लिए आने वाले दिन बिल्कुल एक स्याह रात की तरह होंगे। और ये अरसा, ये टाइम बड़ी मुश्किल के साथ पाकिस्तानी अवाम को गुजारना होगा। बहरहाल अब ये जजेस कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट जब बनेगा तो इससे ये भी एक बात वाज़े होती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर भी कोई पेशरफ्त नहीं होगी। अगला इजलास अब हर महीने चौके बुलाने का फैसला किया गया। मुमकिन तौर पर आइंदा माह दिसंबर के शुरू में दोबारा जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के मुसवदे की हतमी मंजूरी भी ली जाएगी। और उसी के दौरान ही शायद जुडिशल काउंसिल की जानिब से कुछ ऐसी सिफारशात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जमा करवाई जा सकती हैं, जिसके बाद 6 जजेस के खत से मुतल्लिक लिए गए अज खुद नोटिस केस को भी शायद हमेशा के लिए निपटाते हुए उसको भी क्या कहते हैं कि रद्दी की टोकरी में उस फाइल को भी डाल दिया जाएगा। तो जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि अदलिया की जानिब से इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा, कोई बहुत तगड़ा जवाब दिया जाएगा, वो सब हमारी खुशफहमियाँ थीं। शायद हालात ऐसे नहीं हैं और ना ही इस हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अफसर की बार बार वो बात जहन में आती है जिन्होंने हमें 28 अक्टूबर को ये कहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी यानी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कभी भी सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे, वो कभी भी किसी मामले पर असूली स्टैंड नहीं लेंगे। वो एक कमज़ोर किरदार के जज हैं, वो कोई दो टोक या बड़ा दिलेराना किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार ही नहीं कर सकते। और मुझे अब वो बात रह रह कर याद आती है कि शायद वो शख्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और उसने इन जजेस को, हर जज को करीब से देखा है और हर जज की शायद शख्सियत से बहुत करीब से वो वाकिफ़ हैं, तो उनकी बात गलत नहीं थी। शायद हम ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठे थे। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो 10 शिकायत थी, चूँकि बहुत ज़्यादा शिकायत जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं, तो उन शिकायत को निपटाने के हवाले से भी अब फैसला किया गया है। 10 शिकायत का आज जायज़ा लिया गया, जिसमें से जिनको गैर ज़रूरी करार देते हुए निपटा दिया गया। यानी उन शिकायत में मुतल्लिका जजेस जिनके खिलाफ वो दरख्वास्तें दायर हुई थी उनमें वो ठोस मटीरियल मौजूद नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो दरख्वास्तों पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती, इसलिए वो दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। और साथ ही कौन से वो जज थे जिनके खिलाफ ये 10 शिकायत आई थी, ये तफसीलात जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी नहीं की गई। इसके बाद फिर एक ये ट्रेंड चल पड़ा सोशल मीडिया पर कि मुमकिन तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का कि जेली डिग्री वाला जो मामला था उसमें भी पेशरफ्त हुई है और ये जो 10 शिकायत खारिज की गई हैं उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जेली डिग्री के मुतल्लिक दरख्वास्त भी खारिज की गई है। लेकिन हमने जब इस मामले को कन्फर्म करने की कोशिश की तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की की जेली डिग्री के मामले पर दायर की गई शिकायत इन 10 दरखास्तों या शिकायत में शामिल नहीं थी जिनको आज जुडिशल काउंसिल की जानिब से खारिज किया गया है। तो इसलिए जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो भी जो है वो गालिबन गुमराह कुन किस्म की खबरें फैला रहे हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक बार फिर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जुडिशल काउंसिल की जानिब से हर माह अपना इजलास बुलाने का फैसला किया गया है ताकि जितने भी ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, शिकायत हैं, रेफरेंसेज हैं, उनको जल्द से जल्द मुकर्रर करके उनका जायज़ा लेकर उनको निपटाया जा सके। इसके अलावा जो शिकायत कुनंदगान फजूल शिकायत दायर करते हैं जिसमें जजेस के खिलाफ या दीगर जो आईनी ओहदेदार हैं उनके खिलाफ शिकायत शामिल हैं, तो फजूल शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ भी आज इंदिया दिया गया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तक किसी ऐसे शिकायत कुनंदगान के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी, लेकिन देखना यह है कि क्या
ये ट्रेंड भी बनता है कि किसी शिकायत कुनंदगान को एक फजूल और गैर संजीदा किस्म की दरख्वास्त दायर करने पर या शिकायत दायर करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा एक मुस्बत इकदाम होगा कि जजेस के खिलाफ बहुत सारे वकील किसी न किसी की इमा पर इस तरह की फजूल दरखास्तें दायर करते रहते हैं, तो उनको भी वाज़े तौर पर जवाब मिलना चाहिए। दूसरी जो अहम चीज़ है वो जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में आज बड़ी हैरान कुन सूरत हाल ये देखने को मिली कि वफाकी हुकूमत ने इस जुडिशल कमीशन इजलास में वो फरार इख्तियार कर गई। अगर देखा जाए तो इस इजलास में 2 मेंबरान कमीशन शामिल नहीं थे। एक जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो चीन में थे और दूसरे हैं जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा और सीनियर वकील अख्तर हुसैन साहब। ये दोनों इजलास में शरीक नहीं हुए और शायद यही वो बुनियादी वजह थी कि हुकूमत के अपने नंबर शायद कम पड़ गए थे और उनको ये डर हो गया था कि अगर ये कोई इस मामले पर कोई वोटिंग होती है तो शायद हुकूमत के नंबर पूरे नहीं होंगे और इस वजह से जो जज प्रिजाइडिंग जज के तौर पर हुकूमत लगाना चाहती है वो तैनात ना हो सकेंगे और या वो जजेस जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब या पीटीआई के जो अरकान असम्बली, अगर उनकी जानब से कोई ऐसे वोटिंग होती है और उनकी जानब से कोई नाम फ्लोट किया जाता है और उस पर वोटिंग हो और उनमें जो मुखालिफ जमात है यानी अपोजिशन और दीगर जजेस के वोट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। तो शायद यही वजह है कि हुकूमत की जानब से इजलास से एक तरह से फरार इख्तियार किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो इब्तदाई तौर पर इस इजलास में शरीक हुए लेकिन कुछ ही देर के बाद वो इजलास छोड़कर चले गए। वो चूँकि चाइना में थे, वीडियो लिंक के जरिए वो इजलास में शरीक हुए थे, लेकिन इजलास शुरू होने के थोड़ी ही देर के बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल की फ़्लाइट का टाइम हो गया और उनको इजलास छोड़कर फ़्लाइट के लिए निकलना पड़ा, जिसकी वजह से वो इजलास की जो मज़ीद कार्रवाई थी उसका हिस्सा नहीं बन सके। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन के हवाले से ये खबर सामने आई है कि उनकी अहलिया की अलालत के बायस वो भी इस इजलास में शरीक नहीं हो सके। तो ये 2 कीमती वोट थे वफाकी हुकूमत के। अगर ये 2 कीमती वोट मौजूद होते तो इम्कान था कि हुकूमत आज ही इस हवाले से वोटिंग करवाती, क्योंकि गुज़श्ता जो इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उसमें भी आप देखें कि 7-5 की अक्सरियत से हुकूमत ने आइनी बेंच बनाया और आइनी जज मुकर्रर किया। तो यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन फिर वही चीज़ कि हुकूमत के पास शायद नंबर कम थे, नंबर पूरे नहीं थे और इसी वजह से हुकूमत बैकफुट पर चली गई और कहा कि आइंदा इजलास तक जो हाई कोर्ट सिंध के तमाम जजेस हैं वो इस केस को सुनेंगे। और उसमें एक अहम खबर इसमें यह भी है कि ये जो तमाम जजेस को आइनी बेंच का रुकन बनाने का की जो तजवीज़ है ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब की जानिब से सामने लाई गई और उस पर उन्होंने कहा कि चूँकि वहाँ मुकदमात का बोझ है तो जब तक ये फैसला हतमी तौर पर नहीं हो जाता आइंदा इजलास तक, तब तक तमाम हाई कोर्ट के जजेस को आइनी बेंचेस के लिए नामजद किया जाए। उस पर फिर मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब की जो तजवीज़ है वो ज़्यादा सूटेबल है और फिर उसके ऊपर मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया। अब मज़े की बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त भी गालिबन 12 या 14 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। दरख्वास्तें दायर हुई थी और सिंध हाई कोर्ट के बेंच ने इन दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दिया था और मजीद तारीख 2 हफ्तों के लिए 2 हफ्तों के बाद उसको केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की थी। तो अब ये 2 हफ्ते तकरीबन 12 या 14 नवंबर की तारीख बनती है। एग्जैक्ट शायद मैं वो तारीख भूल रहा हूँ, लेकिन ये यकम के करीब ही ये केस हुआ था और 14 तारीख मैक्सिमम शायद बनेगी और 14 तारीख को अगर 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं और तमाम जजेस भी बेंचेस का हिस्सा होंगे और इसमें यह भी हो सकता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हो और रोज़ाना की बुनियाद पर अगर समाअत कर ली जाए तो इस केस का फैसला आइंदा 25 नवंबर से पहले भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा खुशफहमियाँ पाल चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमने खुशफहमियाँ जो हैं वो अपने दिल में पैदा की, बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो गए, बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से हमने अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। तो मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा जो खुशफहमियाँ हैं वो नहीं पालनी चाहिए और ना ही इस हद तक तवक्को रखनी चाहिए कि अगले शायद 12 से 14 रोज़ में सिंध हाई कोर्ट में जो 26वीं आइनी तरमीम का मामला है उस पर कोई फैसला भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि अदालतें अगर नियत हो तो फैसले भी हो सकते हैं और अगर नियत हो तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत भी हो सकती है और इस हवाले से हतमी फैसला भी हो सकता है। तो देखना अब ये है कि इस हवाले से क्या फैसला सिंध हाई कोर्ट के जज साहबान करते हैं। बहरहाल
कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना मुझे इस वक्त हैं, ना आप लोग का जो है वो अपनी उम्मीदें बनाइएगा, इनसे कायम कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अब निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है। जजेस की मरात में इजाफे किए जा चुके हैं, वकीलों को प्लाट और जजेस की खाली असामियों के लिए उनको उनकी तकर्रियाँ करने पर इस वक्त गौर जारी है। तो फिर कौन पीछे बुकला तहरीक चलाएगा, कौन आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा होगा, कौन अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा होगा? मेरे ख्याल में अब कोई भी नहीं है। शायद चंद लोग होंगे जो सिर फिरे या दीवाने होंगे जो इस मकसद के लिए खड़े हों, आवाज़ उठाएं और इसके लिए लड़ सकें। आखिर में कि शिबली फराज साहब ने खुद को दहशतगर्द क्यों कहा? शिबली फराज साहब केस के जब ये इजलास चल रहा था तो शिबली फराज साहब की जानिब से ये सवाल उठाया गया, उनकी जानिब से ये राय दी गई कि लेकिन ये हल्के फुल्के अंदाज में हुई, कोई बहुत ज़्यादा तलखीत या तनाव की सूरत हाल जो है वो इस इजलास में भी नहीं थी। लेकिन शिबली फराज साहब ने ये ज़रूर तमाम जो मेंबरान थे उनको सुनाया कि हम तो दहशतगर्द हैं, और वो शायद ये बताना चाहते थे कि हमें दहशतगर्द कहा जाता है, रियासत मुखालिफ कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है, हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाते हैं, और दूसरी जानिब यहाँ इतने बड़े फोरम पर, इतने आला सतही फोरम पर बैठकर हमसे मुशावरत भी की जाती है, हमसे राय भी ली जाती है। तो या फिर हम गद्दार हैं, या फिर अगर आपने हमें इतने बड़े फोरम पर बुलाया है और हमें इज्जत दी है तो फिर हमारे खिलाफ ये जो दहशतगर्दी के मुकदमात बन रहे हैं कम अज़ कम ये ख़त्म होने चाहिए। उन्होंने दर हकीकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी और जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को भी एक तरह से शर्म दिलाने की कोशिश की है कि आपकी आंखों के सामने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को दहशतगर्द कहा गया, गद्दार कहा गया, एंटी स्टेट कहा गया, और हमारे लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, गद्दारी के फतवे लगाए गए, गद्दारी के मुकदमात बने, उनको जेलों में डाला गया, उनके खिलाफ ट्रायल चलाए गए, और कई माह से लोग आज भी जो है वो बगैर किसी जुर्म के जेलों में कैद हैं, और उनके खिलाफ उनके जो मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते, उनको इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। ये शायद शिबली फराज साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस को भी जो इसके रुकन थे और तमाम जो दीगर अरकान थे जुडिशल कमीशन के, उनको ये शायद आईना दिखाया है कि आप ज़रा इस आईने में अपनी शक्ल देखें कि या तो आप दहशतगर्दों के साथ, यानी पीटीआई के लोगों के साथ, आप अगर हमें दहशतगर्द कहते हैं तो फिर आप दहशतगर्दों के साथ बैठे हैं, और अगर आप हमें दहशतगर्द नहीं समझते तो फिर निज़ाम इंसाफ में और सियासत में हमारे साथ ये दहशतगर्दी, हमारे ऊपर दहशतगर्दों वाला इल्ज़ाम लगाकर, हमारे ऊपर लेबल लगाकर हमारे साथ इस तरह का सलूक भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये काफ़ी अहम ये इजलास रहे। अब देखना ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 25 नवंबर को इजलास जब दोबारा होगा तो उसमें क्या सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को ही दोबारा नामजद किया जाता है, और उसके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि अगर 5 रुकनी या 7 रुकनी लार्जर बेंच बनते हैं तो फिर उनकी अपीलें कौन सुनेगा, उस पर नजरसानियां होंगी, वो कौन सुनेगा? तो उसके लिए तमाम हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तमाम जजेस का आईनी बेंच के लिए नामजद होना ज़रूरी है, वरना अपीलें फिर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकेंगी और ये इंसाफ की राह में रुकावट डालने के मुतरादिफ ही होगा। बहरहाल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यही चीज़ होगी जो इस वक्त हम कह रहे हैं कि तमाम जजेस को आपको नामजद करना पड़ेगा, और इस तरह एक बार फिर फुल कोर्ट तश्कील देने का रास्ता भी खुल जाएगा। तो ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।